तो फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट हेडिंग है अर्थ विज्ञान। तो अर्थ विज्ञान का विकास अर्थ परिवर्तन के कारण एकार्थक तथा अनेकार्थक शब्दों के ज्ञान का निर्णय अर्थ विज्ञान कहलाता है। मतलब कहने का मतलब है कि ध्वनि का उच्चारण मात्रा से किसी वस्तु का बोध वास्तव में अर्थ विज्ञान कहलाता है। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दार्थ के अंतरिक्त पक्ष का विवेचन अर्थ क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अर्थ का ज्ञान कैसे होता है और शब्द और अर्थ में क्या संबंध है। तो ये क्वेश्चन बनता है शब्द और अर्थ में क्या संबंध है, मन में हम अर्थ का निर्माण कैसे कर लेते हैं और अर्थ परिवर्तन का कारण आदि अर्थ विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अर्थ शब्द की आत्मा है। कहने का मतलब है जो अर्थ है वो शब्द की आत्मा है। जिस तरह आत्मा के निकल जाने से शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह आत्मा के निकल जाने से शरीर व्यर्थ हो जाता है, उसी तरह अर्थ के अभाव में शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जहाँ पे अर्थ नहीं होगा तो शब्द का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थ विज्ञान के अंतर्गत शब्दों के अर्थ परिवर्तन की विभिन्न शाखाओं का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे व्यवहार देखेंगे हम। व्यवहार अर्थबोध के साधनों में व्यवहार सबसे पहला साधन है। जो अर्थबोध के साधन है उसमें सबसे पहला साधन व्यवहार है। भाषा की प्रारंभिक शिक्षा व्यवहार से मिलती है। जो भाषा है उसकी शुरुआत है वो व्यवहार से ही होती है। बालक को उसके परिजनों द्वारा एक दूसरे वस्तु की ओर इंगित करने का मतलब है इशारा करके उसके संबंध सूचक शब्दों का बार बार बताया जाता है और अभ्यास कराया जाता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है आप्तवाच्य। तो महापुरुषों द्वारा आयुक्त आप्तवाच्य अर्थबोध में सहायक होता है। मतलब एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। करो या मरो आप्तवाच्य अर्थात वक्ता को कहते हैं। जो आप्तवाच्य है उस आप्त का मतलब वक्ता को कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जिस पर समाज को पूरा विश्वास हो। कहने का मतलब है कि जो समाज है उसको मतलब लोगों को पूरा उस पर भरोसा हो, विश्वास हो, वह आप्तवाच्य है। जिसमें उच्च कोटि के कवि हैं, दार्शनिक हैं, लेखक हैं, इन सभी की गणना आप्तवाच्य में की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है उपमान। किसी वस्तु के समान कोई दूसरी वस्तु का अर्थबोध हो या उससे उपमा दी जाए या जिससे उपमा दी जाती है उसे उपमा बना दिया जाता है, अर्थात उसे उपमान बना दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पीपर पात सरिस मन डोला। तो उपमेय जिसकी उपमा की जा रही है, उपमान मन है उपमा की जा रही है, और वाचक शब्द इसका सरिस है और साधारण शब्द इसका डोला। मतलब कह सकते हैं यहाँ पे पूरा उपमा अलंकार है। नेक्स्ट हेडिंग है प्रकरण। जब किसी शब्द के अनेकार्थक होने के कारण कार्य का निर्णय नहीं हो पाता है कि तो वहाँ पे हम प्रकरण की हेल्प लेते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि मतलब क्या है, तो इसके लिए हम प्रकरण की हेल्प लेते हैं। उसका लड़का गोली खाकर मर गया। तो ये कौन सी गोली, बंदूक की गोली है कि कांच की गोली, मतलब कोई क्लियर ही नहीं हो पा रहा कि मतलब उसने कौन सी गोली खाई। तो इसके लिए हमें स्टोरी को पूरा पहले क्लियर करना होगा, तभी पता कर पाएंगे कि उसने कौन सी गोली खाई है। तो सबके लिए हमें प्रकरण की हेल्प लेनी पड़ती है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है व्याख्या। व्याख्या उसे कहते हैं जिसका प्रस्तुत अर्थ हो। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ एक शब्द से करना संभव नहीं होता है। मतलब व्याख्या वो है जिसका विस्तृत एक अध्ययन मतलब किया जाता है, और इसलिए अर्थ व्यक्त करने के लिए हमें या उसकी विस्तृत करने के लिए तो हमें व्याख्या की हेल्प देते हैं, इसीलिए उसे व्याख्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट हेडिंग है ज्ञात पद का शन्वय मतलब समीपता। ज्ञात अथवा प्रसिद्ध पद के शन्वय मतलब समीपता कभी कभी अर्थबोध में सहायता मिल जाती है। जैसे एग्जाम्पल है तारक मध्य द्विजराज विजारत। मतलब कह सकते हैं कि तारक मतलब तारे हैं, मध्य मतलब बीच है, द्विजराज मतलब चंद्रमा है, विजारत मतलब है रहना। तो एग्जाम्पल में सारा क्लियर हो जाएगा, देखेंगे आप। तारक ज्ञात पद है जिसका अर्थ तारा होता है। आकाश में तारों के बीच का चंद्रमा में सुशोभित होना, इसलिए तारों व चंद्रमा के बीच में समीपता होती है। नेक्स्ट हेडिंग है व्याकरण। व्याकरण क्या है? तो हिंदी में व्याकरण का प्रमुख साधन है। जो हिंदी है वो व्याकरण में प्रमुख साधन है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं हिंदी जब ही शुद्ध हो सकती है जब इसमें व्याकरण होगी। जिन शब्दों में वाक्यों में व्याकरण की शुद्धता नहीं होगी वे पूरे ही अशुद्ध होंगे।
विशुद्धता की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है विभक्ति है, वचन है, क्रिम है, क्रिम के अनुसार लगाते हैं। जैसे वासुदेव है तो वासुदेव मतलब वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण। तो नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे कोश। कोश के द्वारा हम ज्ञात शब्दों का अर्थ बोध कर लेते हैं। समान अर्थ में कहा जाए कि बालक अध्ययन करते समय अगर कोई पाठ्य वस्तु में कठिन शब्दों का प्रयोग आ जाता है तो हम शब्दकोश की हेल्प लेते हैं। शब्दकोश का मतलब है डिक्शनरी की हेल्प लेते हैं, जिससे हमारी समस्या सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, न्यू टॉपिक यहाँ पे वाक्य विज्ञान। तो वाक्य विज्ञान देखेंगे कि भाषा की रचना वाक्यों से होती है। कहने का मतलब है जो भाषा है उसकी रचना वाक्यों से ही होती है। वाक्यों की बनावट शब्दों पर आधारित होती है। जो वाक्य है उनकी बनावट शब्दों से ही होता है, उनकी पूरी आधारित होती है और शब्द वर्ण या अक्षरों से बनते हैं। इस प्रकार वाक्य की मूल इकाई पहले अक्षर, फिर शब्द, फिर पद ऐसे होती है। तो यह भाषा प्रयोग की क्षमता ही है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करती है, अपितु उसे विशिष्ट या महत्वपूर्ण बनाती है। नेक्स्ट है वाक्य का अर्थ एवं परिभाषाएं। तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा शास्त्र के सुविख्यात लेखक हैं। तो उन्होंने कहा है कि वाक्य पूरी बात की तुलना में अपूर्ण होते हैं। जो वाक्य है वो पूरी बात की तुलना में अपूर्ण होते हैं और फिर भी अपने आप में पूर्ण, लघुतम एवं स्वतंत्र इकाई है। एंड यहाँ पे प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा के अकॉर्डिंग है ये। तो वो कहते हैं कि वाक्य वह सार्थक ध्वनि है जिसके माध्यम से लेखक या वक्ता लिखकर या बोलकर अपने भाव है, अपने अपने जो भाव है, विचार है, वो पाठक या श्रोता तक प्रकट करते हैं। नेक्स्ट है वाक्य के तत्व। तो यहाँ पे वाक्य के तत्व 6 है। पहले सार्थकता है, सार्थकता देखेंगे हम यहाँ पे। वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। वाक्य में निरर्थक शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यदि हम कर भी देते हैं निरर्थक शब्द का प्रयोग तो वहाँ पे वो बेकार माने जाएंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है योग्यता। योग्यता है जो है वो वाक्य के शब्दों में अपने प्रकरण के अनुसार अर्थ देने की क्षमता या योग्यता होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो योग्यता है वो एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर हो जाएगा। देखेंगे एग्जाम्पल, घोड़ा घास पीता है। यह शब्द समूह का वाक्य नहीं है क्योंकि घोड़ा है तो वह या घास कोई खाने का चीज नहीं है, मतलब कह सकते हैं कोई खाने का पदार्थ नहीं है। जो यह वाक्य तभी सही होगा जब घोड़ा घास खाता होगा या फिर घोड़ा पानी पीता होगा, तभी ये क्लियर होगा। एंड नेक्स्ट हेडिंग है आसक्ति या निकटता। बोलते समय या लिखते समय वाक्य के शब्दों का परस्पर आसक्ति या निकटता बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद या रुक रुक कर बोले गए जो शब्द हैं वो वाक्य नहीं बनाते हैं, इसलिए वाक्यों में निकटता जरूरी रहती है। आकांक्षा है तो आकांक्षा हम नेक्स्ट में बता चुके हैं, पर यहाँ पे हम दोबारा से क्लियर कर दे रहे हैं। आकांक्षा वह है कि एक पद को सुनने पर पढ़ने के बाद वक्ता या लेखक के विचारों और भावों की जानकारी प्राप्त करने के लिए श्रोता या पाठक के मन में दूसरा पद सुनने की तीव्र इच्छा हो, उसे आकांक्षा कहते हैं। मतलब उसको आगे जानने की तीव्र इच्छा या उत्कृष्टता कुछ भी कह सकते हैं, उसे आकांक्षा कहते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है पदक्रम। वाक्यों के शब्दों में एक एक क्रम अपेक्षित होता है। जिस प्रकार योग्यता व आकांक्षा वाक्य में जरूरी है, कहने का मतलब है जो वाक्य है उसमें योग्यता और आकांक्षा जरूरी है, उसी तरह से पदक्रम में आवश्यक रहता है, तभी शब्दों का व्यवस्थित समूह होकर वाक्य बनेगा। मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि है चुके आज सभी विद्यालय छात्र। तो कोई मतलब क्लियर नहीं हो रहा, इसका पद है जो बिल्कुल ऐसे गलत है, कुछ सही नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे सभी छात्र विद्यालय आ चुके हैं, ये पूरा क्लियर हो चुका है आपका पदक्रम। एंड नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे अनिवार्य। इसका अर्थ है मेल वाक्य में लिंग, पुल्लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक इस तरह से है। तो नेक्स्ट हेडिंग है वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहले देखेंगे साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो साधारण वाक्य देखेंगे जिन वाक्यों में एक क्रिया या एक उद्देश्य होता है उसे साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे है राम पढ़ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल है कि राम पढ़ रहा है, कोई इसमें निगेटिव नहीं है।
तो एंड नेक्स्ट है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक साधारण प्रधान वाक्य के अतिरिक्त कोई दूसरा आश्रित वाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब जब एग्जाम्पल के तौर पे क्लियर हो जाएगा, जब उन्हें समय मिलता है तब वे घूमने जाते हैं। तो कह सकते हैं यहाँ पे दो वाक्य हो रहे हैं कंप्लीट, कि जब उन्हें समय मिलेगा तब वह घूमने जाएंगे। तो जब उन्हें समय मिलेगा एक वाक्य यहीं पे कंप्लीट होता है, तो दूसरा जब वे घूमने जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का संयोग होता है, अर्थात वे आपस में मिले रहते हैं और वे शब्द से जुड़े रहते हैं। क्या एग्जाम्पल है राम आगे बढ़ा और मैं पीछे रह गया। तो मतलब ये संयुक्त है कि राम आगे बढ़ा और मैं पीछे रह गया। एंड तो यह भाव या अर्थ की दृष्टि से वाक्य के अनेक भाग हो सकते हैं। तो पहले वाक्य है जैसे मोहन समय से विद्यालय पढ़ने गया, वाक्य है ये। इसमें निषेध सूचक वाक्य है कि राम गांव नहीं गया, इसमें निगेटिव हो गया ये। आज्ञा सूचक वाक्य है तुम यह कार्य करो, मतलब ऑर्डर दे दिया। प्रश्न सूचक वाक्य क्वेश्चन है तो तुम कौन हो। एंड विस्मय सूचक वाक्य अरे ताजमहल, वाओ, मतलब अरे ताजमहल। एंड संदेह सूचक वाक्य है शायद वह आ गया होगा, मतलब कोई कंफर्म नहीं है कि मतलब संदेह है, कह सकते हैं शक है कि शायद आ गया होगा, नहीं भी आ सकता है। एंड नेक्स्ट है इच्छा सूचक वाक्य ईश्वर तुम्हें खुश रखे, मतलब इच्छा सूचक वाक्य कह सकते हैं। नेक्स्ट है भाषा में क्रिया का स्थान प्रमुख है। जो भाषा है उसमें क्रिया का स्थान मुख्य है, मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंट है। भाषा में बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनते हैं। जब वाक्य में क्रिया होती है तभी वाक्य को पूर्ण माना जाता है। कहने का मतलब है कि वाक्य में क्रिया नहीं होगी तो वाक्य पूर्ण नहीं होगा, और वाक्य पूर्ण के लिए क्रिया जरूरी है। नेक्स्ट हेडिंग है यथार्थ की रचना के एक साधन के रूप में भाषा। यथार्थ मतलब विस्तार है। एंड नेक्स्ट देखेंगे साहित्य और समाज एक सिक्के के दो पहलू है। कहने का मतलब सुनिए आप कि साहित्य और समाज एक सिक्के के दो पहलू की तरह हैं। जिस तरह एक पहलू के बिना सिक्के की कल्पना नहीं की जा सकती है, मतलब कह सकते हैं कि जैसे एक सिक्का है उसके की मतलब दूसरा पहलू ना हो तो उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती, उसी तरह साहित्य के बिना कोई समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है और उसकी कल्पना करना असंभव सा प्रतीत होता है। साहित्य व समाज का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा की आवश्यकता समाज में जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए पड़ती है। मतलब कह सकते हैं कि हमें शिक्षा की आवश्यकता, हमें अपने जीवन को या मतलब समाज को सुचारू रूप से कंटिन्यू चलाने के लिए हमें शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है। विज्ञान की उन्नति के साथ साथ व्यवसाय के अनेक रास्ते खुल जाते हैं। मतलब विज्ञान की उन्नति के साथ साथ व्यवसाय है उसके भी अनेक रास्ते खुल जाते हैं, और इसलिए विद्यार्थी को आवश्यकता है कि विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को लक्ष्य खोजे। इस प्रकार जिस प्रकार दीपक का प्रकाश मनुष्य का मार्ग प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शिक्षा एक ऐसा दीपक है। कहने का मतलब है कि जो शिक्षा है वो एक ऐसी तेज रोशनी है या दीपक है, कुछ भी कह सकते हैं, जिसपे मतलब मनुष्य चलकर मनुष्य उन्नति की ओर आगे बढ़ता है। किसी भी राष्ट्र की शिक्षा उस राष्ट्र की सभ्यता या संस्कृति या परिचय मतलब ज्ञात करती है। मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ शिक्षा की नींव अध्यात्म की है। यही कारण है कि संसार के विकसित देश भारत की ओर आकर्षित होते रहे हैं। समय के साथ साथ समाज सर्वमुखी से विकास हो रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं सभी तरह से विकास हो रहा है। अगर शिक्षार्थी में चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, कर्तव्यशीलता का विकास, व्यवहारिक आ जाए तो जिस प्रकार के साथ साथ आज के समय में समाज की जरूरत भी बदल रही है। अगर भाषा का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जो भाषा है यदि उस भाषा का विकास नहीं होगा तो फिर समाज है उसका भी विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाषा के द्वारा ही सूचना का आदान प्रदान होता है, संप्रेषण भी होता है। एंड कार्य है, रेडियो है, टीवी है, पत्र आदि, ये सब कुछ भाषा के द्वारा ही पॉसिबल है। आज का युग स्वतंत्रता व समानता का युग है। मतलब कह सकते हैं जो आज का युग है फ्रीडम है इसमें पूरा। मानव ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं और वह नवीन चेतना प्राप्त करके उन्नत के शिखर पर पहुंच रहा है। बट आज जो समाज की सुविधा है कुछ लोगों या मुट्ठी भर के लोगों में रह गई है
और जो अमीर गरीब के बीच की खाई है वो बढ़ गई है, क्योंकि अमीर व्यक्ति के पास पैसा बहुत होता है और गरीब व्यक्ति का स्तर थोड़ा जो है वो लो होता जा रहा है, या कह सकते हैं गरीबी स्तर थोड़ा बढ़ता जा रहा है। इसमें सुधार की काफ़ी आवश्यकता है और शिक्षा मानव को जीने की कला सिखाती है, इसलिए उसका व्यापार ना करें और इसे व्यवसाय के रूप में ना अपनाएं। जो मतलब शिक्षा है उसे कभी व्यवसाय के रूप में ना अपनाएं। और शिक्षा और जो भाषा शिक्षण में व्यवसाय निपुणता नहीं लाएगी। जब तक भाषा में जिस प्रकार एक व्यापारी या एक कलाकार अपनी कला में कुशल होता है, वैसे ही भाषा शिक्षक को अपनी शैक्षिक कला में निपुण होना चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षण कला में कई कारण हैं। मतलब पहले पॉइंट में देखेंगे, सही लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए। भाषा मुँह को न त्याग पाना, मतलब जो भाषा है उसका मुँह को न त्याग पाना। और पाठ्यक्रम निर्धारण में तटस्थता एवं सूझबूझ की कमी। एंड नेक्स्ट है शिक्षण एवं विद्यार्थी में रुचि की हीनता। और नेक्स्ट है हीनता की भावना। नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, व्यवहार संहिता का निपुणता। तो फर्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षक का उद्देश्य मात्र पढ़ना नहीं है। जो भाषा है उसका शिक्षक का उद्देश्य केवल उसको पढ़ना ही नहीं, बल्कि शिक्षार्थी की चिंता दृष्टि का विकास करने के साथ साथ सफल बनाना भी है और वैवाहिक जीवन में सफल बनाना भी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उच्चयुक्त कक्षाओं में अध्यापन करने वाले शिक्षकों की भाषा ज्ञान एवं गंभीर होना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, भाषा को सक्षम बनाने के लिए शब्दावली का निर्माण करते समय युवा पीढ़ी को अवश्य जोड़ना चाहिए। कहने का मतलब है जब शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो उसको शब्दावली का निर्माण हो रहा है, तो उसको जो युवा पीढ़ी है उसको उससे जरूर अवगत कराना चाहिए, तभी नवीन भाषा उन्नति को प्राप्त होगी। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण भविष्य में कितना लाभदायक है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जो भाषा शिक्षण है उसको भविष्य में वह कितना हमारे लिए लाभदायक होगा, उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग है नेक्स्ट पॉइंट है भाषा शिक्षण की व्यावसायिकता के लिए विभिन्न शिक्षण विधियों को अपनाना चाहिए। मतलब कह सकते हैं जो भाषा है उसको शिक्षण करने के लिए अनेक प्रकार की विधियों को अपनाना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल है ऑनलाइन शिक्षा है, पाठ्यक्रम है, भाषा और अनुभव। एंड देखेंगे बच्चों की भाषा का संबंध उनके अनुभव से है, जिन्हें वे अपने हाथों व शरीर से स्वयं करते हैं, एंड उन वस्तुओं से भी जिनके संपर्क में वे आते हैं। बचपन में शब्द और क्रियाकलाप एक साथ करते हैं। क्रियाकलाप और अनुभव को प्रकट करने के लिए शब्दों की ज़रूरत होती है। बच्चे जिन चीज़ों के संपर्क में आते हैं उनसे संबंध बनाने के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाषा और अनुभव में बताया गया है कि जो बच्चे हैं उनकी भाषा वह अनुभव से सीखते हैं तथा अनेक क्रियाकलाप करते हैं, जिससे वह भाषा और अनेक अनुभवों से वह भाषा सीखते हैं। बच्चे जिन चीज़ों के संपर्क में आते रहते हैं और उनसे संबंध बनाते रहते हैं, जिससे शब्दों का प्रयोग वह करते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अवधारणा निर्माण। अवधारणा का मतलब विचार है। एंड देखेंगे बालक अपनी वातावरण की आवश्यकता के प्रति जिज्ञासा से भरा होता है। जैसे धीरे धीरे वह वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करने लगता है, जिससे उसकी समस्या का समाधान होने लगता है। कहने का मतलब है कि बालक जैसे जैसे वातावरण में आता रहेगा तथा वह जिज्ञासा से भरता जाएगा और वस्तुओं का ज्ञान का पता करने लगेगा कि यह कौन सी वस्तु है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे क्लियर हो जाएगा। एक बालक कुत्ते को पहली बार देखता है तो वो मतलब कुत्ते की 4 टांगें होती हैं, एक पूँछ होती है, ऐसा वह मतलब उसे दिखाई देता है। तब बालक कुत्ते की आकृति का ज्ञान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई बालक है जब वो कुत्ता देखता है तो उसकी 4 टांगें एक पूँछ होती है, तो उसको मतलब मालूम हो जाता है कि ये कुत्ता है। जैसे इसी तरह उसके मतलब मन में एक प्रत्यय बन जाता है। प्रत्यय का निर्माण संवेदनात्मक तथा विस्तार के फलस्वरूप होता है, जबकि प्रत्यय उपस्थित अनुपस्थित वस्तुओं के माध्यम से होता है। जो प्रत्यय होता है वो उपस्थित तथा अनुपस्थित वस्तुओं के माध्यम से होता है। प्रत्यय 2 प्रकार का होता है, एक मूर्त होता है, एक अमूर्त होता है। तो पहले देखेंगे कुछ विद्वानों ने
इस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं। तो पहले रॉस के अनुसार देखेंगे इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है प्रत्यय क्रियाशील मनोवृत्ति है, जबकि प्रत्यय देखी गई वस्तुओं का प्रतिमान या नमूना है। ये रॉस के अकॉर्डिंग है। एंड डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार देखेंगे कि प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विस्तार का उल्लेख करता है। एंड नेक्स्ट है बटवर्थ के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इन्होंने कहा है प्रत्यय वे विचार हैं जो वस्तुओं, घटनाओं एवं गुणों आदि का उल्लेख करता है। वो है वुडवर्थ के अकॉर्डिंग है ये डेफिनेशन। एंड नेक्स्ट देखेंगे अवधारणा या प्रत्यय की विशेषता। तो अवधारणा का मतलब विचार है और प्रत्यय मतलब ज्ञान होता है। तो ज्ञान की विशेषता प्रत्यय की विशेषता को समझने के लिए विद्वानों ने अपनी अपनी राय दी है। वो इस प्रकार है, भाटिया के अकॉर्डिंग है ये। प्रत्यय वस्तुओं तथा संबंधों के बारे में हो सकते हैं, जैसे कपड़ा है, फूल है, सुंदरता है, छोटा है, काफ़ी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय अपनी प्रारंभिक अवस्था में अस्पष्ट एवं अनिश्चित पाए जाते हैं। जो प्रत्यय है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में अस्पष्ट एवं अनिश्चित पाए जाते हैं। अनुभव एवं ज्ञान की गति स्थान एवं घटनाओं का आकार धारण करती है। कहने का मतलब है जो अनुभव है और ज्ञान है वो अपनी अपनी घटनाओं और आकार पे निर्भर करती है या धारण करती है। नेक्स्ट है प्रत्यय का पूर्व आधार व्यक्ति का अपना निश्चित एवं अनिश्चित विचार होता है। इस प्रकार जिस वस्तु के संपर्क में हमारा विचार होता है वैसा ही व्यक्ति का प्रत्यय बन जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि किसी व्यक्ति की जैसी धारणा है उसका प्रत्यय वैसा ही बन जाएगा। जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तरसी। ऐसे एग्जाम्पल के जरिए मतलब ये हो रहा है। नेक्स्ट है एक वस्तु के संपर्क में विभिन्न व्यक्तियों के प्रत्यय भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण भिन्न भिन्न होता है। कहने का मतलब है कि विभिन्न भिन्न व्यक्तियों के अलग अलग प्रत्यय होंगे तथा उनका दृष्टिकोण भी अलग अलग होगा। जैसे चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र के द्वारा बनाए गए अशिक्षित व्यक्ति के लिए वह एक साधारण नमूना होगा। मतलब कोई चित्रकार यदि कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी बनाया है तो वह अशिक्षित व्यक्ति के लिए वह केवल एक साधारण होगा। नेक्स्ट है प्रत्यय के विषय रॉस ने कहा है कि प्रत्यय का संबंध व्यक्ति के ज्ञान से होता है, चाहे वह वास्तविक रूप से हो या फिर काल्पनिक हो। तो नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय का आधार अनुभव होता है, बालक का अनुभव से श्रेष्ठ बनता है। एंड नेक्स्ट है क्रू एंड क्रू के अकॉर्डिंग कि किसी वस्तु का समान अर्थ होता है उसे शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते। यदि कोई वस्तु है उसका समान अर्थ है तो उसे शब्दों द्वारा प्रकट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्यय किसी विशेष वर्ग से संबंधित नहीं होता है। कहने का मतलब है जो ज्ञान है वो किसी विशेष वर्ग से संबंधित नहीं होता है, वह सामान्य वस्तुओं द्वारा गुणों के आधार पर ज्ञान देता है एंड विचारों के आधार पर उसका रूप निर्मित होता है। एंड नेक्स्ट हेडिंग है अवधारणा या प्रत्यय संरचना का निर्माण। तो अवधारणा या प्रत्यय संरचना के निर्माण में अनेक प्रमुख तत्वों को समझाना होगा। इसे 5 श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहला है निरीक्षण। तो देखेंगे कि प्रक्रिया द्वारा ही प्रत्ययों की संरचना होती है। जब बालक किसी वस्तु को देखता है और उसे बार बार देखता है और उसके मस्तिष्क में उस तरह की संरचना होने लगती है। जब बालक सबसे पहले काले रंग के कुत्ते को देखता है तो उस पर प्रत्यय का ज्ञान हो जाता है। उसी तरह दूसरे रंगों के कुत्ते को देखकर उसका निरीक्षण करने लगता है कि बाद में प्रत्यय का निर्माण करता है। इसी क्रम में उनके अनेक प्रकार की वस्तुओं को देखता है। कहने का मतलब यह है कि जब बालक कभी कोई मतलब कह सकते हैं कि पहले कोई काले रंग का जैसे कुत्ता देखता है तो उसके उसके मन में प्रत्यय हो जाता है कि वो ऐसा कलर का कुत्ता था। यदि उसने फिर दोबारा किसी और कलर का कुत्ता देखा तो उसके दिमाग में प्रत्यय हो जाएगा कि ये तो वही है जो मैंने काले रंग का देखा था। एंड नेक्स्ट है तुलना। इसमें बालक एक वस्तु के 2 रूपों की तुलना करता है। एग्जाम्पल देखेंगे, 2 समान कद या काठे के व्यक्ति हैं तो या फिर
या कह सकते हैं कुत्ते रंगों के काले व गोरे होने का बालक उन रंगों की तुलना करता है और आकृति समान पाता है तथा रंग के भिन्न भिन्न होने पर उनकी समानता, इस प्रकार दोनों की मध्य तुलना करके समानता विभिन्नता के प्रत्यय का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखेंगे पृथकीकरण। तो पृथकीकरण का मतलब होता है अलग अलग करना। इसके अंतर्गत बालक दो समान वस्तुओं की विभिन्नता या समानता की बातों का अलग अलग करता है। विभिन्नता को रंग के कारण अलग अलग करता है, जबकि समानता और एक अनेक बातों पर अलग करता है। जबकि पृथकीकरण प्रक्रिया में समानता व भिन्नता को अनेक समान व भिन्न गुणों के कारण अलग अलग जोड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग है जातीय निर्देश। इससे तात्पर्य है कि किसी वस्तु का या प्राणी का जातीय विशेषण करना। एग्जाम्पल है कि कुत्ता या बिल्ली, शेर, हिरन अपनी जातीय विशेषता रखता है। जैसे कुत्ते काफ़ी नस्ल के होते हैं, बट कुत्ते की जाति के अंतर्गत ही उसे रखा जाता है। और कुत्ते लाल हो या फिर सफ़ेद हो या आदि रंग के हो, उनकी जाति में विभिन्नता नहीं की जाती है। कुत्ते का प्रत्यय स्पष्ट से आ जाता है। इसी तरह से पशु पक्षी में भी होता है। नेक्स्ट है परिभाषा संरचना। इसके अंतर्गत 4 स्तरों पर श्रेणियों का समान करने के बाद बालक कुत्ते का प्रत्यय करने के लिए निश्चित ही उसे सामान्य ज्ञान हो जाता है। फिर वह विचार करके बता देगा कि वह कुत्ता मतलब कैसा था। अवधारणा निर्माण या प्रत्यय को प्रभावित करने वाले कारक। बालकों में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का निर्माण होता है। कहने का मतलब है जो बालक में विभिन्न प्रकार के प्रत्ययों का निर्माण होता है, मतलब ज्ञान का निर्माण होता है। किन्हीं विशेष कारणों से प्रत्ययों के निर्माण की संरचना में अनेक ऐसे कारक हैं जो प्रत्यय निर्माण को प्रभावित करते हैं। इन्हीं कारकों द्वारा प्रत्ययों की संरचना होती है। वो इस प्रकार है, जैसे इंद्रिय या ज्ञानेंद्रिय। बालक की वो शक्तियाँ हैं जो उसे अनेक अस्तित्व का ज्ञान कराती हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, आँख से देखने का ज्ञान और कान से सुनने का ज्ञान तथा जीभ से स्वाद का ज्ञान और नाक से खुशबू का ज्ञान तथा त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करके वह परिपक्व होता है। जैसे अलग बालक में ज्ञानेंद्रिय ठीक ढंग से मतलब काम नहीं करती हैं। अगर कोई बालक है उसमें ज्ञानेंद्रियाँ ठीक ढंग से काम नहीं करती हैं, तो जैसे किसी बालक को कम दिखाई देता है या कम सुनाई देता है, तो उसका जो प्रत्यय होगा वो दोषपूर्ण होगा। एंड नेक्स्ट है हेडिंग है अनुभव में विभिन्नता। तो इसका मतलब है अनुभव में विभिन्नता अवस्था बढ़ने के साथ साथ होती जाती है और अनुभव के प्रकार प्रत्यय निर्माण की महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करते हैं। जैसे वुडवर्थ ने कहा है कि जब एक व्यक्ति जीवित रहता है तब तक वह नए अनुभवों को प्राप्त करता रहता है। कहने का मतलब है एग्जाम्पल में कि जब कोई व्यक्ति है, जब तक वह जीवित रहेगा तब तक वह अलग अलग अनुभव प्राप्त करता रहेगा, जिससे अनेक प्रत्यय विकसित हो जाएंगे और उनमें जो प्रत्यय है उनमें परिवर्तन भी होता रहेगा। अनुभवों और परिपक्वता के साथ अनेक परिवर्तन होते हैं जो आगे चलकर विविध अनुभवों के रूप में स्थिर होकर नए नए अनुभवों की ओर प्रेरणा देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है परिपक्वता। यह बालक के प्रत्ययों में स्पष्टता आती है। जब कहने का मतलब है जब बालक के प्रत्ययों में स्पष्टता आती है तो बालक अपनी आयु के अनुसार शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है और उनके अनुभव से परिपक्वता आ जाती है, जिससे प्रत्ययों में गंभीरता दिखाई पड़ती है। नेक्स्ट है अधिगम हेतु अवसर। सीखने के अवसर की अधिक मात्रा में उपलब्धता बालक के अधिगम की क्षमता में वृद्धि करती है। अधिगम मतलब सीखना होता है और जिसकी क्षमता में वृद्धि के कारण अधिक मात्रा में शुद्ध प्रत्ययों का विकास होता है। और मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अध्ययनों और अनुसंधानों द्वारा यह सिद्ध किया है कि प्रत्ययों के विकास की मात्रा या प्रत्यय के गुणों का विस्तार सीखने के अवसरों के द्वारा होता है। नेक्स्ट हेडिंग है परिवेश। व्यक्ति समाज की महत्वपूर्ण इकाई होती है। जो व्यक्ति है वो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि ऐसे ही सामाजिक वातावरण का गहरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है। जो व्यक्ति है वो समाज की महत्वपूर्ण इकाई है, क्योंकि व्यक्ति से ही मतलब समाज होता है।
ऐसे ही सामाजिक वातावरण का उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है और समाज में सभी वर्ग व स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि बालक किस वर्ग विशेष से संबंधित है, क्योंकि बालक के प्रत्ययों के विकास में इस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जो बालक है उस पर समाज का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बालक की परिवार एवं आस पड़ोस की वातावरण व धार्मिक संस्कार भी उस पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है बौद्धिक योग्यताएं। तो देखेंगे बौद्धिक क्षमता के अंतर्गत बालक की वृद्धि, चिंतन, कल्पना एवं स्मरण आदि की शक्तियां विद्यमान रहती हैं। जो बौद्धिक क्षमता है उसके अंतर्गत व्यक्ति के अंदर बौद्धिक क्षमता है, कल्पना है, स्मरण की शक्ति है, काफ़ी चीज़ें विद्यमान रहती हैं। इन सभी योग्यताओं के भली भांति विकसित होने की स्थिति में विकास में सहायता मिलती है। जब बालक की बौद्धिक क्षमता में से किसी एक तत्व की योग्यता की जाती है, किसी एक तत्व की योग्यता में कमी पाई जाती है, तब प्रत्यय विकास प्रभावित हो जाता है। मतलब कह सकते हैं किसी भी उसकी एक योग्यता में कमी पाई जाती है तो उससे प्रत्यय है वो प्रभावित होने लगता है। इसीलिए बौद्धिक क्षमता का सही ढंग से विकसित होना आवश्यक है। नेक्स्ट हेडिंग है समायोजित करना। समायोजित करने का मतलब है जोड़ना। तो देखेंगे कि जिन बालकों में समायोजन की क्षमता होती है वे अधिक व्यवहार कुशल होते हैं। कहने का मतलब है जो बालक हैं उनमें समायोजन की क्षमता होगी तो वह व्यवहार करने में कुशल होंगे। मनोवैज्ञानिक ने अपने अध्ययन द्वारा बताया है कि जो बालक जो मतलब मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अपने अध्ययनों में पता लगाया है कि जो बालक विभिन्न वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं। कहने का मतलब है जो बालक है वो विभिन्न वातावरण के साथ समायोजन कर लेते हैं तो वे आत्मविश्वसनीय एवं आध्यात्मिक होते हैं। कैसे होते हैं वो? आत्मविश्वसनीय तथा आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि अनेक प्रत्यय निर्माण अधिक शुद्धता तथा वास्तविक विद्वान रहती है। अर्थात जो बालक समायोजन नहीं कर पाते हैं, जो बालक होते हैं वो समायोजन नहीं कर पाते हैं, वो अव्यवहारिक कहलाते हैं और प्रत्यय का निर्माण उन्हें कठिनाई से होता है। नेक्स्ट है परिपक्वता पूर्ण होना। तो परिपक्वता देखेंगे, परिपक्व अवस्था तक आते आते बालकों के प्रत्यय में भी स्पष्टता एवं गंभीरता दिखाई देती है। जो परिपक्वता डेफिनेशन उन्होंने मतलब उसमें बताया गया है कि बालक जब तक अपनी परिपक्व अवस्था तक आता है तब तक उसके प्रत्ययों में भी स्पष्टता व गंभीरता दिखाई देती है। प्रत्यय अप्रत्यक्ष रूप से बालक के आसपास में ही विद्यमान रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, बालकों की आयु बढ़ती है वैसे उसके शारीरिक व मानसिक परिपक्वता आने लगती है। कहने लगता है कि जैसे बालक बड़ा होता जाता है तो उसके शारीरिक तथा मानसिक उसमें परिवर्तन होने लगते हैं। इसीलिए आयु के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। इसीलिए उसे आयु के अनुसार ज्ञान दिया जाता है। प्रशिक्षण प्रक्रिया। जन्म के पश्चात बालक परिवार, समाज एवं विद्यालयों से संबंध हो जाता है। जैसे मतलब कह सकते हैं कि जैसे बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा होता जाता है, पहले जब वो छोटा होता है तो वो घर में ही रहता है, तो जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो अपनी विद्यालय है, अपनी परिवार है, तो वो उससे संबंध में आने लगता है। बालक को विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जो बालक होता है उसे अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बालक पहले अपनी परिवार, फिर समाज, फिर विद्यालय में परिवेश को ग्रहण करता है। परिवार में, समाज में अनेक परिस्थितियाँ होती हैं, जैसे धीरे धीरे वह सभी परिस्थितियों का सामना करता है। यह बालक की एक सीखने की प्रक्रिया होती है। जब बालक विद्यालय पहुंचता है तो अध्यापकों द्वारा पाठ्यक्रम द्वारा उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि जब बालक विद्यालय पहुंचता है तो उसे अध्यापक द्वारा और पाठ्यक्रम द्वारा उसका प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसमें उसकी मानसिक क्षमता का विकास हो सके। कहने का मतलब है जैसे उसकी मानसिक क्षमता उसमें विकास हो सके और उसकी योग्यता में भी विकास हो सके। नेक्स्ट हेडिंग है लिंगीय भेद। तो उसमें देखेंगे, इससे तात्पर्य है बालक बालिका में अंतर को स्पष्ट करना। परिवार में बालक बालिका अपने परिवार के सदस्यों का अनुकरण दोहराते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था में बालक बालिका या बालकों की गतिविधियां सेम होती है। मतलब कहने का मतलब है जब परिवार के सदस्यों का अनुकरण यदि हम करते हैं तो उसमें प्रारंभिक अवस्था में बालिका और बालिकों की जो गतिविधियां हैं वो एकदम सेम होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे दो
जैसे जैसे वो 5 या 6 वर्ष के होते हैं तो वे जान जाते हैं कि मतलब मैं बालक हूँ या ये बालिका है, ऐसे वो जान जाते हैं। वे अपने अस्तित्व को अलग अलग समझने लगते हैं और अपने परिवार और समाज के सामने भूमिका का निर्वाह करने लगते हैं। बालिका अपनी घर के प्रति जिम्मेदारी समझने लगती है, मतलब कहने का मतलब है जो लड़की होती है वो घर के प्रति जिम्मेदारी समझने लगती है और बालक होता है जो व्यवसाय की जिम्मेदारी देखने लगता है। इसीलिए दोनों का प्रत्यय में थोड़ा अंतर हो जाता है। मतलब कहने लगता है, कहने का मतलब यह है कि जब तक बालक एक 5-6 साल का होता है तो उसमें मतलब देखा जाता है कि तब वो समझने लगता है कि ये बालक बालिका में तब वो अंतर समझने लगता है। जो बालिकाएं होती हैं वो अपने घर के प्रति जिम्मेदारी समझती हैं और जो बालक होते हैं वो अपने व्यवसाय संबंधी यदि जिम्मेदारी समझने लगते हैं। और दोनों में प्रत्यय में तथा ये कह सकते हैं तथा तभी इन दोनों के प्रत्ययों में अंतर देखने को मिलता है।